सेकेंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर के लिए। थर्ड ईयर बायो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर बायो के लिए है। टॉपिक का नाम क्या है? इम्यूनोलॉजी। टॉपिक का क्या नाम है? इम्यूनोलॉजी। अब देखिए इम्यूनोलॉजी क्या होती है। इम्यूनोलॉजी अपन पढ़ेंगे तो आप सभी जानते हो कि प्रत्येक जो मनुष्य होता है वो प्रतिदिन अनेक रोगाणु के क्या आता है? संपर्क में आता है। तो जो मनुष्य होता है वो प्रतिदिन अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव यानी रोगाणुओं के संपर्क में आता है और वो रोगाणु क्या करते हैं? उस मनुष्य के शरीर के अंदर यानी हमारे अंदर क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे ही रोगाणु शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे तो वे क्या स्रावित करते हैं? एक टॉक्सिक पदार्थ या टॉक्सिक पदार्थ मनुष्य के शरीर के अंदर क्या करते हैं? स्रावित करते हैं। और इसके अलावा ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं करते हैं जिसके दौरान हमारे शरीर में क्या उत्पन्न होते हैं? रोग उत्पन्न होते हैं। कहने का भी ये है कि ये उपापचयी क्रियाओं के दौरान मनुष्य में क्या उत्पन्न करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। बट हमारे शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है जो कि हमारी रोगों से क्या करता है? हमें सुरक्षा प्रदान करता है। इसको क्या बोलते हैं? सिस्टम को इम्यून सिस्टम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम कहा जाता है। तो ध्यान में रखना कि मनुष्य प्रतिदिन अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आता है और वही सूक्ष्म जीव मनुष्य के अंदर क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ये सूक्ष्म जीव मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे तो शरीर के अंदर ये टॉक्सिक पदार्थों यानी विष पदार्थों का क्या करते हैं? स्रावण करते हैं। ये इसके अलावा ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं क्या करते हैं? अपनी उपापचयी क्रियाओं के दौरान मनुष्य में क्या उत्पन्न करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? मनुष्य के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं। बट मनुष्य के शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है जो कि इनको रोगों से क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। इस तंत्र को ही क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम बोलते हैं। यानी इस तंत्र को क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम कहा जाता है। अब देखिए हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी कहलाती है। तो देखिए शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता इम्यूनिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिरक्षा कहलाती है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा कहलाती है। अब वे अंग जो कि प्रतिरक्षा की क्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। वे आपस में मिलकर के जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम कहा जाता है। तो वे अंग जो कि प्रतिरक्षा की क्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं।
वे अंग जो कि प्रतिरक्षा की क्रिया में भाग लेते हैं, वे आपस में मिलकर के एक तंत्र का जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसे प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। उसे प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। अब देखिए इम्यूनिटी शब्द है वो इम्यूनिस से लिया गया है। किससे लिया गया है? लैटिन भाषा से। ध्यान में रखना, इम्यूनिटी शब्द लैटिन भाषा के इम्यूनिस से लिया गया है। लिया गया है जिसका अर्थ समतंत्र होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? समतंत्र होता है। तो ध्यान में रखना, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा कहलाती है। और वे अंग जो कि प्रतिरक्षा की क्रिया में क्या लेती है? भाग लेती है। वे आपस में मिलकर के जिस तंत्र का निर्माण करती है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। अब देखिए इम्यूनिटी शब्द है वो लैटिन भाषा के इम्यूनिस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है क्या? समतंत्र। अब देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम प्रतिरक्षा तंत्र का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? इम्यूनोलॉजी कहलाती है। तो ध्यान में रखना, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम इम्यून सिस्टम का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम इम्यून सिस्टम का अध्ययन करते हैं। इम्यूनोलॉजी कहलाती है। इम्यूनोलॉजी कहलाती है। तो ध्यान में रखना, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम इम्यून सिस्टम का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? इम्यूनोलॉजी कहलाती है। अब वाल्टेरी नामक एक वैज्ञानिक था। कौन था? वाल्टेरी नामक वाल्टेरी नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम चेचक रोग से ग्रसित व्यक्तियों पर क्या दिया? ध्यान दिया। यानी ये ऐसा वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम चेचक के रोगियों की जो चेचक रोग से ग्रसित व्यक्ति थे उसकी तरफ क्या दिया? ध्यान दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें चेचक का रोग होता है, तो वो उस चेचक के रोग से उसमें लड़ने की क्या होती है? क्षमता पाई जाती है। और इस प्रकार
बट कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें चेचक का रोग होते हैं, उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो वोल्टेरी ने क्या बोला कि जिन व्यक्तियों में चेचक का रोग होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उनका इम्यून सिस्टम क्या होता है, वीक होता है। बट जिनमें चेचक का रोग हो जाता है और वो चेचक के रोग से संघर्ष करते हुए वो व्यक्ति क्या रह जाते हैं, जिंदा रह जाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसी प्रकार इसमें जो एंटीबॉडी होती है वो पहले से ही क्या होती है, निर्मित होती है, जो कि इस रोग से क्या करती है, इस रोग के जो बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं, चेचक रोग के जो वायरस या बैक्टीरिया होते हैं, उनको क्या करती है, वो नष्ट करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है वो सर्वाइव कर जाते हैं, और जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है यानी जिसकी प्रतिरक्षा क्षमता कमजोर होती है, उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। एक वैज्ञानिक था एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर नाम का एक वैज्ञानिक था, जिन्होंने जेम्स फिप्स नामक वैज्ञानिक को चेचक का टीका लगाया था। एडवर्ड जेनर एक पहला वैज्ञानिक, एडवर्ड जेनर एक ऐसा पहला वैज्ञानिक था जिन्होंने चेचक के टीके का क्या किया, आविष्कार किया था। और उन्होंने जेम्स फिप्स नामक बालक को जेम्स फिप्स नामक वैज्ञानिक जो बालक था उसको क्या लगाया था, चेचक का टीका लगाया था। तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने, और सर्वप्रथम जिसको लगाया था जेम्स फिप्स नामक बालक को। तो इस प्रकार ये थी इम्यूनोलॉजी की हिस्ट्री। अब देखिए इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। प्रतिरक्षा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। नंबर एक है इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी यानी सहज प्रतिरक्षा, सहज भी बोल सकते हो आप इसे। इसके अलावा इसे आप जन्मजात प्रतिरक्षा। सेकंड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी उपार्जित प्रतिरक्षा। तो इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है अपनी इनेट इम्यूनिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा। सेकंड है अपनी एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी उपार्जित प्रतिरक्षा। तो नंबर एक पढ़ेंगे हम इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है वो देखिए कि इस प्रकार की प्रतिरक्षा होती है वो क्या होती है, जन्मजात होती है, यानी बच्चे में जन्म के समय ही क्या होती है, उपस्थित होती है। अतः इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा होती है वो बच्चे को अपने माता पिता से क्या होती है, प्राप्त होती है। अतः इसको सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा कहा जाता है। तो इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, यह प्रतिरक्षा बच्चे में जन्म से ही उपस्थित होती है, अतः यह प्रतिरक्षा बच्चे
बच्चे को अपने माता पिता से, अपने माता पिता से प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। तो इनेट इम्यूनिटी कौन सी होगी? यह जो प्रतिरक्षा होती है बच्चे में जन्म से ही उपस्थित होती है और इस प्रकार की प्रतिरक्षा होती है बच्चे को अपने माता पिता से क्या होती है? प्राप्त होती है। अब देखिए इनेट इम्यूनिटी होती है वो आगे चलकर 3 भागों में बढ़ती होती है, या फिर कह सकते हैं कि सहज प्रतिरक्षा या जन्मजात प्रतिरक्षा होती है, कई प्रकार की होती है। नंबर 1 है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत इंडिविजुअल। इम्यूनिटी सेकंड है वर्गीय प्रतिरक्षा, जिसको आप बोलते हो स्पीशीज इम्यूनिटी। थर्ड है बेसल प्रजातीय प्रतिरक्षा। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल इम्यूनिटी। ठीक है, तो इस प्रकार जो प्रतिरक्षा है वो अपनी कौन सी प्रतिरक्षा इनेट इम्यूनिटी होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन सी? व्यक्तिगत प्रतिरक्षा, सेकंड अपनी है वर्गीय प्रतिरक्षा, थर्ड अपनी कौन सी है? प्रजातीय प्रतिरक्षा। अब देखिए व्यक्तिगत प्रतिरक्षा क्या होती है कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कि एक व्यक्ति में होते हैं जबकि दूसरे व्यक्ति में नहीं होते, क्योंकि उस रोग के प्रति एक व्यक्ति में प्रतिरक्षा क्षमता पाई जाती है बट उसी रोग के प्रति दूसरे व्यक्ति में प्रतिरक्षा क्षमता नहीं पाई जाती। जैसे एक व्यक्ति में पोलियो रोग होता है तो इसमें उसके प्रति प्रतिरक्षा नहीं पाई जाती, बट दूसरे व्यक्ति में पोलियो रोग नहीं होता क्योंकि उसके अंदर क्या होती है? उसके प्रति प्रतिरक्षा क्षमता पाई जाती है। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत, यानी ऐसी प्रतिरक्षा जो कि एक व्यक्ति में पाई जाती है दूसरे व्यक्ति में नहीं पाई जाती, जिसके कारण एक व्यक्ति में एक स्पेसिफिक रोग नहीं होता जबकि दूसरे व्यक्ति में वही रोग हो जाता है क्योंकि उसमें उस रोग के प्रति इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा क्षमता नहीं पाई जाती। अतः इस प्रकार की प्रतिरक्षा को इंडिविजुअल इम्यूनिटी यानी व्यक्तिगत प्रतिरक्षा कहा जाता है। सेकंड अपनी कौन सी है? वर्गीय प्रतिरक्षा। अब देखिए वर्गीय प्रतिरक्षा आप सभी जानते हो स्पीशीज इम्यूनिटी की कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कि एक जाति के जंतुओं में होते हैं बट दूसरी जाति के जंतुओं में नहीं होते। यानी ये भी हो सकता है कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो एक जाति के जंतुओं में नहीं होते बट वही रोग दूसरी जाति के जंतुओं के अंदर हो सकते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा होती है इसको क्या बोलते हैं? वर्गीय प्रतिरक्षा। वर्गीय प्रतिरक्षा का मीन समझ गए होंगे आप लोग कि एक जाति के जंतुओं में किसी विशेष रोगों के प्रति प्रतिरक्षा क्षमता पाई जाती है जिसके कारण उस जाति में वो विशेष रोग नहीं होता और दूसरी जाति के जंतुओं में इस रोग के प्रति प्रतिरक्षा क्षमता नहीं पाई जाती जिसके कारण उसमें उस रोग से लड़ने की क्षमता भी नहीं होती और वह रोग उस जाति के जंतुओं में पाया जाता है। तो इस प्रकार
तो इस प्रकार की जो इम्यूनिटी है वो क्या कहलाएगी, स्पीशीज इम्यूनिटी यानी वर्गीय प्रतिरक्षा कहलाती है। थर्ड है अपनी प्रजातीय प्रतिरक्षा यानी रेशल इम्यूनिटी। तो प्रजातीय प्रतिरक्षा क्या होती है, सिर्फ वही बात है उसमें बैक्टीरिया थे, उसमें जाति थी, यहाँ पे क्या होगी प्रजाति कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कि एक प्रजाति के जंतुओं में नहीं होते बट वही रोग दूसरी प्रजाति के जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि उस प्रजाति के जंतुओं में उस रोग के प्रति प्रतिरक्षा क्षमता नहीं पाई जाती, यानी उस जंतुओं के अंदर इम्यूनिटी या फिर उस रोग के प्रति जो प्रतिरक्षी क्षमता होती है वो नहीं पाई जाती। जैसे आपने सुना है अफ्रीका की नीग्रो प्रजातियों के अंदर येलो फीवर नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता, येलो फीवर नहीं पाया जाता, येलो फीवर नहीं पाया जाता, ठीक है, यानी पीला बुखार को येलो फीवर बोलते हैं नहीं पाया जाता, क्योंकि अफ्रीका की इस नीग्रो प्रजाति के अंदर इस रोग के प्रति क्या पाई जाती है, प्रतिरक्षा क्षमता पाई जाती है, बट दूसरी प्रजाति के अंदर ये मिलता है क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं पाई जाती, इस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता नहीं पाई जाती। आगे हम बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिव ऑफ इनेट इम्यूनिटी। तो आप सभी को पता चल गया कि इम्यूनिटी दो प्रकार की है, एक तो की अपनी फर्स्ट इनेट इम्यूनिटी, सेकंड की एक्वायर्ड इनेट। कौन सी होगी, जो बच्चे को जन्म से ही अपने माता पिता से प्राप्त होती है। और इनेट इम्यूनिटी आगे चलकर तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिगत जो कि एक व्यक्ति में मिलेगी दूसरे व्यक्ति में नहीं मिलती, दूसरी कौन सी है वर्गीय प्रतिरक्षा, जो कि एक ही जाति के जंतुओं में किसी रोग के प्रति प्रतिरक्षा क्षमता पाई जाती है, जबकि दूसरी जाति के जंतुओं में उस रोग के प्रति प्रतिरक्षा क्षमता नहीं पाई जाती। प्रजाति के अंदर क्या होगी, प्रजाति यानी एक प्रजाति के जंतु ऐसे होते हैं, जैसे अपन ने लिया था अफ्रीका की नीग्रो प्रजाति वाला एग्जाम्पल। अफ्रीका की नीग्रो प्रजाति उसके अंदर येलो फीवर नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर इस रोग के प्रति क्या पाई जाती है, प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। बट उसी दूसरी प्रजाति के जंतुओं के अंदर येलो फीवर मिल सकता है, क्योंकि उसके अंदर इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता नहीं पाई जाती या प्रतिरक्षा क्षमता नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार इनेट इम्यूनिटी तीन प्रकार की अपनी इंडिविजुअल, स्पीशीज और रेशल। अब अपनी अगली है फैक्टर इफेक्टिव ऑफ इनेट इम्यूनिटी, सहज प्रतिरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। अगला पॉइंट है फैक्टर इफेक्टिव ऑफ इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी सहज प्रतिरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, सहज प्रतिरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, सहज प्रतिरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। तो सहज प्रतिरक्षा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो अपन एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है जनरल बैरियर, जनरल बैरियर। सेकंड है फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। थर्ड है केमिकल बैरियर, केमिकल बैरियर।
फोर्थ है बायोलॉजिकल बैरियर, बायोलॉजिकल बैरियर। जनरल बैरियर यानी सामान्य अवरोध या अवरोधक। सेकंड है फिजियोलॉजिकल बैरियर, कार्य की अवरोधक। थर्ड कौन सा है, केमिकल यानी रासायनिक अवरोधक। फोर्थ कौन सा है, बायोलॉजिकल बैरियर यानी जैविक अवरोधक या अवरोध। तो इनेट इम्यूनिटी को प्रभावित करने वाले कारक 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है अपना जनरल बैरियर, सेकंड है अपना फिजियोलॉजिकल बैरियर, थर्ड है केमिकल बैरियर और फोर्थ है बायोलॉजिकल बैरियर। अब अपन पढ़ेंगे नंबर 1 जनरल बैरियर यानी सामान्य अवरोधक भी कई प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, सामान्य अवरोधक भी कई प्रकार के होते हैं। तो देखिए सामान्य अवरोधक के अंदर पहला देखिए न्यूट्रिशन यानी पोषण। सेकंड है एज यानी आयु। थर्ड है सेक्स डिफरेंस। लिंग भेद। तो जनरल बैरियर्स हैं वो 3 प्रकार के हैं, 3 टाइप्स, 3 प्रकार के हैं जनरल बैरियर। पहला कौन सा है, न्यूट्रिशन यानी पोषण। पहला कौन सा है, न्यूट्रिशन यानी पोषण। तो पोषण भी प्रतिरक्षा क्षमता को अत्यधिक प्रभावित करता है। यानी जब किसी व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में पोषण युक्त भोजन नहीं मिलता तो वह व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। इसका कुपोषण का शिकार हो जाता है और कुपोषण का शिकार होने के साथ साथ उस व्यक्ति की प्रतिरक्षी जो क्षमता होती है वो भी धीरे धीरे क्या होती चली जाती है, वीक होती चली जाती है। यानी ऐसे व्यक्ति के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं होती। सेकंड बैरियर कौन सा है अपना, एज आयु, कि जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता जाता है यानी वृद्ध होता जाता है वैसे वैसे व्यक्ति की प्रतिरक्षा क्षमता होती है वो क्या होती जाती है, वीक होती जाती है। यानी प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो वीक यानी कमजोर होता जाता है। बट जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर प्रतिरक्षा तंत्र तो होता है बट उतना विकसित नहीं होता जितना कि एक एडल्ट मनुष्य के अंदर यानी वयस्क मनुष्य के अंदर होता है। इसी कारण जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, कम होती है। बट एडल्ट होता है यानी वयस्क मनुष्य होता है उसका प्रतिरक्षा तंत्र एकदम स्ट्रॉन्ग और पूरा विकसित हो जाता है जिसके कारण उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है, अधिक होती है। थर्ड कौन सा है, सेक्स डिफरेंस। सेक्स डिफरेंस का क्या मीन है यहाँ पे, लिंग भेद का, कि अधिकांश मेल और फीमेल होते हैं उनमें एक ही प्रकार की क्या पाई जाती है, प्रतिरक्षा क्षमता पाई जाती है। मेल और फीमेल, मेल और फीमेल होते हैं उसमें एक ही प्रकार की क्या पाई जाती है, प्रतिरक्षा क्षमता पाई जाती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रोग होते हैं जो कि फीमेल में पाए जाते हैं बट मेल के अंदर नहीं पाए जाते। जैसे हेपेटाइटिस हो गया, कुकर खांसी हो गई, 2 एग्जाम्पल दिए, हेपेटाइटिस और कुकर खांसी। ये फीमेल में ज्यादा होते हैं बट मेल में न के बराबर होते हैं क्योंकि इन रोगों के प्रति
नहीं पाई जाती। ये आपके जनरल अवेयरनेस कंप्लीट हुए। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।